वो पैनिक के चलते थी। देश तैयार नहीं था लॉकडाउन के लिए, एफआईएस को भी पता नहीं था क्या होगा, कब भारत रिकवर करेगा इसमें से। तो मार्च 2020 में हैवी सेल ऑफ था, जुलाई में सेकेंड वेव का सेल ऑफ था 21 में। इस बार जो हम सेल ऑफ देख रहे हैं उसमें एक फैक्टर और है, और वो है प्रॉफिट टेकिंग का, बिकॉज दे आर सिटिंग ऑन हैंडसम प्रॉफिट्स। हमारे साथ निकुंज भी जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। निकुंज, मॉर्निंग टू यू। और आप जुड़े उससे पहले हम दर्शकों को यही कह रहे थे कि दो चीज़ें जिससे आपको बचना चाहिए इस तरह के बाज़ार में, एक तो है जल्दबाजी, खासकर जो हाई बीटा स्टॉक्स हैं, अगर वो तेज़ी से गिरते हैं तो ख़रीदारी से बचे, वहाँ पर जल्दबाजी नहीं करे खरीदारी में, थोड़ा क्वालिटी पर ध्यान दे। और दूसरा पैनिक, क्योंकि एक चीज़ मुझे लगता है जो हमें नहीं भूलनी चाहिए वो ये कि एफआईएस बेच रहे हैं क्योंकि पैसा भी उनका यहाँ पर बना है। और आपको याद होगा, आप तो पिछले 2 हफ्ते से निकुंज ये चीज़ बार बार याद दिला रहे थे कि पार्टी हमेशा चल नहीं सकती नॉन स्टॉप, आपको थोड़ा थोड़ा पैसा बुक करना चाहिए। कल भी हमने इनफैक्ट बाज़ार खुलने से पहले दर्शकों को कहा था कि मुनाफा थोड़ा वसूल करके रख लेने में कोई हर्ज नहीं है, अच्छा होता है, क्योंकि गिरावट आती है तो आपके पास कैश होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर सबसे पहले तो मैं वही दोहराना चाहूँगा जो हम कई दिनों से दोहरा रहे हैं कि ये एक बुल मार्केट है और बुल मार्केट में करेक्शन आएंगे। किसी भी बुल मार्केट के अंदर करेक्शन आना वाजिब है, और किसी भी बुल मार्केट के अंदर 15 से 20% करेक्शन तक भी आ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 15 से 20% करेक्शन आने वाला है। क्यों शेयर बाजार टर्न हुए हैं? 3 प्रमुख कारण हैं। नंबर 1, वैल्यूएशंस स्ट्रेच्ड, वेरी स्ट्रेच्ड। 70 का पी, 80 का पी, कुछ ऐसी कंपनियों के अंदर जिसकी ग्रोथ 12 से 15% है, वहाँ पर 70, 80, इवन 100 के पी मल्टीपल्स होने लगे थे, जो कि सस्टेन नहीं करेंगे। सेकंड, शेयर बाज़ार को शॉक नहीं लगाया, धक्का नहीं लगाया, मगर शेयर बाज़ार को समझ में ज़रूर आ गया है कि कॉस्ट प्रेशर्स जो हैं वो रियल हैं। आप अगर अक्टूबर में लोगों की अर्निंग्स की आउटलुक देख रहे थे तो सबका मानना था FY22 विल बी बेटर, FY23 विल बी ग्रेट। अब सबका मानना है जी भाई थोड़ी अर्निंग्स में डाउनग्रेड आ सकते हैं, कॉस्ट प्रेशर रियल है। और कॉस्ट प्रेशर का इम्पैक्ट भले वो पेंट कंपनी हो, भले ही वो कार कंपनी हो, भले वो कैपिटल गुड कंपनी हो, या फिर पाइप कंपनी हो, सबको कॉस्ट प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से अर्निंग्स नीचे हो रही हैं। जाहिर है जब अर्निंग्स नीचे होंगी तो आप अपने प्राइस टारगेट्स रिवाइज करेंगे। आप प्राइस टारगेट्स रिवाइज करेंगे तो उसका सीधा इम्पैक्ट स्टॉक्स में आता है। और तीसरा कारण मीर, जबकि हम एफआई की बाइंग जब हम एफआई सेलिंग की बात कर रहे थे, मैं एक दर्शकों को एक सिंपल डेटा पॉइंट बताना चाहूँगा दैट आफ्टर द करेक्शन ऑल्सो इंडिया इज़ द सेकेंड बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन द वर्ल्ड दिस ईयर। हमसे ऊपर इस साल सिर्फ रशिया है। तो जाहिर है कि इस समय हमने आउट परफॉर्म करा है, और आउट परफॉर्मेंस के बाद प्रॉफिट बुकिंग आएगी। मेरा ये और मानना है मीर, इस समय आप देखिए तो हालांकि इंडिया टॉप ऑफ द बैरल है, चाइना बॉटम ऑफ द बैरल है। अगर आप एक फॉरेन निवेशक हैं, आप एक ऑब्वियस सा चर्न करना चाहेंगे, जहां आपने मुनाफा कमाया, आप बोलेंगे हम थोड़ा मुनाफा बुक कर लेते हैं, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और ऐसे मार्केट्स में जाते हैं जो गिरे हुए हैं, जहाँ पे फेयर है, जो सस्ते हैं। तो मुझे लग रहा है जो चर्न हो रहा है, इट इज़ हैपनिंग इन इंडिया वेयर एफआईज आर सेलिंग बट दे आर गोइंग टू चाइना बिकॉज चाइना इज बिकम चीप। सो इट्स अ टैक्टिकल चेंज। हर बुल मार्केट में इस प्रकार के चेंजेस होते हैं, होते रहेंगे, और अच्छे भी हैं। इससे फ्रॉथ रुक जाता है, इससे जो एक हम देखते हैं बबल और यूफोरिया जो आता है वह घट जाता है। बिकॉज मार्केट अगर पीरियोडिकली करेक्ट करते हैं 15%, 20% इंडिविजुअल स्टॉक्स में, तो जो आपका अलाइनमेंट अर्निंग्स और फंडामेंटल से हो जाता है, वीक हैंड्स निकल जाते हैं, यूफोरिक लेवल पे स्टॉक्स नहीं जाते हैं। बिल्कुल। तो ये तो एक ब्रॉडर सेंस में बात हुई मॉर्निंग निकुंज, ब्रॉडर सेंस में ये बात हुई। लेकिन अगर हम बहुत स्टॉक स्पेसिफिक या फिर इंपॉर्टेंट क्यूज़ की बात करें, इंपॉर्टेंट स्टॉक्स या इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात करें, तो IRCTC एक बड़ा स्टॉक टू वॉच होना चाहिए। जिस तरह से एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है कि हमने अपने 50% कन्वेंस फी शेयर करनी होगी। किस तरह का इम्पैक्ट या इफेक्ट आप देख रहे हैं PSU स्पेस पर? कितना डिसअपॉइंट या अग्री करते हैं आप इस इवेंट पर? बात डिसअपॉइंटमेंट की नहीं है प्रियंका, बात यह है कि इस पूरी चेंज ऑफ पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पर्पस की वजह से यह जो बिज़नेस मॉडल है या जो चेंजेस हैं रेवेन्यू शेयरिंग में सरकार ने इम्प्लीमेंट करे हैं। क्या ऐसा करने से भारत सरकार को या इंडियन रेलवेज़ को बहुत बड़े रेवेन्यू की प्राप्ति होने वाली है? जी हाँ, रेवेन्यू मिलेगा, प्रॉफिट उनको मिलेगा, मगर IRCTC एक गवर्नमेंट कंपनी है। वो जो भी मुनाफा कमाती है उसका कुछ बड़ा हिस्सा
डिविडेंड के रूप में सरकार को अभी भी जा रहा है। अगर इस पॉलिसी चेंज के बाद अगर आप कैलकुलेशन करें, बुनियादी मोटा मोटी कैलकुलेशन अगर आप करें, तो जो बहुत बड़ा विंडफॉल गेन गवर्नमेंट को इस पूरी एक्सरसाइज से नहीं मिलने वाला है। तो इस एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव क्या था मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मगर आप इसका इम्पैक्ट आप देखें, आप एक सीरियस इरोजन देखेंगे मार्केट कैप में। काफ़ी गैप के बाद पीएसयूज़ को लेकर के शेयर बाज़ार की जो मंशा थी, शेयर बाज़ार का जो व्यू था वो स्टेबल हुआ था। बिकॉज 2010 से 2020 में तक हमने देखा था कि मार्केट्स डिड नॉट लाइक पीएसयू स्टॉक्स बिकॉज देयर वाज अ पॉलिसी, रैंडम पॉलिसी चेंज, रैंडम कैपिटल एलोकेशन, रैंडम बिजनेसेस पीपल वर गेटिंग, पीएसयू कंपनीज वर गेटिंग इनटू, जिसको लेकर के पिछले 10-12 साल में पीएसयू स्टॉक्स में वेल्थ नहीं बनी है। पीएसयू स्टॉक्स में जो वेल्थ बनी है वो पिछले 12 से 18 महीनों में बनी है बिकॉज पॉलिसी रजीम स्टेबल हो रहा था। तो एक बड़ा प्रश्न है, क्या ये आईआरसीटीसी में जिस प्रकार का पॉलिसी चेंज हुआ है, क्या दूसरी पीएसयूज़ कंपनी में भी पॉलिसी चेंज हो सकता है। और तीसरा मेरा ये मानना है कि भारत सरकार की जो होल्डिंग आईआरसीटीसी में है वह करीब 65% से ज़्यादा है। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है और ये स्टॉक अभी काफ़ी एक्सपेंसिव है, दे शुड हैव गॉन टू द मार्केट एंड रेज मनी बाय द ओएफएस रूट, बिकॉज वंस यू चेंज द पॉलिसी एट अ वेरी फंडामेंटल लेवल, बिकॉज आईआरसीटीसी को एक मोट है, वह एक एडवांटेज आपने दे रखा है बिकॉज वो सरकारी कंपनी रेलवे की बुकिंग करती है। शायद यही कारण है कि एक प्लेटफॉर्म कंपनी माना जाता है। शायद यही कारण है दैट इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव पीएसयू स्टॉक बिकॉज उसके अंदर एक स्टेबल अर्निंग मॉडल था। मगर आपने अगर उसकी स्टेबल अर्निंग्स ही ख़त्म कर दी तो फिर एक बड़ा प्रश्न होता है कि भाई थिंक और थॉट प्रोसेस क्या है। दैट इज़ लाइक सेइंग, इट इज़ लाइक हम अंग्रेजी में कहते हैं, इज इट ए केस ऑफ पेनी वॉइस पाउंड फुलिश। ये काफ़ी सही बात कही आपने निकुंज की, पेनी वाइज पाउंड फूलिश। और कल एक्चुअली दो इस तरह के संकेत आए सरकार की तरफ से। तो एक तरफ ये आईआरसीटीसी वाला जो इन्होंने किया वो था, लेकिन एक दूसरा जो संकेत था वो कम से कम अच्छा था और मेरे ख्याल से बाज़ार को थोड़ा सा धाड़स बंधाने वाला भी था। वो था आरबीआई गवर्नर को एक्सटेंशन। शक्तिकांता दास जी को 3 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है बतौर आरबीआई गवर्नर। ये आई थिंक एक मूव, इस पर आपका व्यू क्या है? क्यों कंसिडरिंग कि पूरा जो कोविड के दौरान का आर्थिक संकट था उसमें से उन्होंने एक तो बखूबी बाहर निकाला, और सबसे बड़ा संकेत इससे ये जाता है पॉलिसी की स्टेबिलिटी का, बिकॉज बाय नेचर भी वो थोड़े से कम अग्रेसिव हैं, हॉकिश नहीं है ज़्यादा। और कुछ एक पिछले जो गवर्नर, जो आपको भी याद है, नाम नहीं लेना चाहेंगे, जो कि बहुत ब्लाइंडली सिर्फ इन्फ्लेशन को ही टारगेट करने की कोशिश करते थे, ग्रोथ की चिंता किए बगैर। कम से कम इनका अप्रोच वैसा नहीं है। मीर, आपने बहुत इम्पॉर्टेंट इस समय टॉपिक से छेड़ा है। शक्तिकांता दास साहब का जो एक्सटेंशन है ये बहुत अच्छी खबर है। और मैं अच्छी खबर इसलिए बोलूँगा बिकॉज एक प्रकार का पॉलिसी रिजीम और स्टेबल पॉलिसी रिजीम अब देखने को मिलेगा। शक्तिकांता दास जी ने जब आरबीआई गवर्नर की कमान संभाली थी तो उस समय सिचुएशन फाइनेंशियल सेक्टर में थोड़ी डामाडोल हो चुकी थी। एक इन्फ्लेशन ग्रोथ उस समय इतनी ज़्यादा नहीं थी। उस समय आईएलएनएफएस और डीएचएफएल क्राइसिस से हम निकल रहे थे, और जैसे हम हिंदी में कहते हैं, सर मुंडाते ही ओले पड़ने लगे। जी हाँ, थोड़े दिनों बाद ही येस बैंक का प्रॉब्लम हो गया। तो एक लिक्विडिटी को लेकर के बहुत बड़ा क्रंच हुआ था। मगर जिस प्रकार से शक्तिकांता दास साहब ने कमान संभाल करके एक लीवे दिया, येस बैंक को मौका दिया कि वो रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। दूसरे प्राइवेट बैंक्स ने एक प्रकार का संगठन बनाया, एक प्रकार का उन्होंने ग्रुप बनाया जिन्होंने अपनी बैलेंस शीट पे येस बैंक को बेल आउट करा। डीएचएफएल का भी अल्टीमेटली हम जानते हैं कि रेजोल्यूशन निकला। उनके समय में एसआर और भूषण स्टील जैसी डील्स भी हुई। तो उन्होंने जो करा है कमाल करा है। कोविड क्राइसिस में उन्होंने इंश्योर करा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंश्योर करा दैट देयर वाज इनफ एंड मोर लिक्विडिटी। मॉरिटोरियम को लेकर के जिस प्रकार के प्रोसेसेस फॉलो गए थे बहुत ही बढ़िया थे। इस समय क्लियर एक इंडिकेशन आता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज मोर टॉलरेंट टुवर्ड्स इन्फ्लेशन। इनके जो पुराने जितने भी रजीम्स थे, भले वह रघुराम राजन के हों या फिर
डॉक्टर उर्जित पटेल के हों, उस समय एक इन्फ्लेशन टारगेटिंग को लेकर के ऐसा लगता था कि आरबीआई कुछ भी करेगा इन्फ्लेशन को ऊपर नहीं आने देगा, मगर उसकी वजह से जो ग्रोथ में डिक्लाइन आया है उसकी वजह से हमको पिछले 3-4 साल में काफ़ी मार पड़ी है। मगर इस समय एक बैलेंसिंग एक्ट आ रहा है, लिक्विडिटी अच्छी है, बैंक्स लेंडिंग चालू कर चुके हैं, रेट ट्रांसमिशन एक बहुत अच्छा चीज़ इन्होंने करा था मीर, बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेट्स काटता था मगर ट्रांसमिशन नहीं होता था। द गवर्नर हैज़ इंश्योर्ड दैट दैट हैज़ हैपेंड। तो 3 साल के अंदर जिस बखूबी से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इकॉनमी को संभाला है, एक पॉलिसी आउटलुक में चेंजेस नहीं करे हैं, हर क्रेडिट पॉलिसी में आकर के रैंडम चेंजेस हम नहीं देखते थे, तो उस प्रकार का रिजीम अगर रहेगा तो ये फाइनेंशियल मार्केट के लिए, बिजनेसेस के लिए और बॉन्ड मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी खबर है। चलिए निकुंज, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, और फिर से आपसे बातचीत करेंगे आज बाज़ार खुलने के बाद भी। लेकिन